नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं देश की बात। बीजेपी के जिस घोषणा पत्र का सभी को इंतजार था, आखिरकार वो संकल्प पत्र के रूप में सामने आ गया। इस घोषणा पत्र में वैसे तो सभी को साधने की कोशिश दिखती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और किसानों पर है। चुनाव से काफी पहले किसान सम्मान निधि से के जरूरी ऐलान से ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि बीजेपी का ध्यान किसानों पर है। और खासकर जो कहा जा रहा था कि 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पार्टी की चुनावी हार हुई है, उसमें एक बड़ा फैक्टर किसानों की नाराजगी भी थी और शायद इसीलिए ये कवायद बीजेपी की तरफ से दिखी। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना सारा फोकस किसानों पर ही रखा था जब उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। गरीब जो लोग हैं उनको 72,000 सालाना की सौगात हो, जिसमें किसान भी शामिल हैं, या फिर किसानों के लिए अलग बजट की बात हो। कांग्रेस भी किसानों को साधने में लगी हुई है। इससे यह साबित हो जाता है कि किसान दरअसल इस चुनाव के इर्द गिर्द कहीं किसानों के इर्द गिर्द ही ये पूरा चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। मगर कांग्रेस से अलग बीजेपी का घोषणा पत्र हवाई वादों से दूर लगता है। हालांकि सवाल बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी उठ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के कई कठोर धाराओं को समाप्त करने के इरादे ने भी उसे आलोचना के दायरे में ला दिया। दोनों मैनिफेस्टोज पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि घोषणा पत्र की ये जंग किसके हक में की जा रही है? क्या किसानों पर किए गए वादे बीजेपी को वाकई में फायदा पहुंचाने वाले हैं? क्या राम, रोटी और राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी एक बार फिर सत्ता के संग्राम में विजेता बनकर उभरेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या किसान ही 2019 की चुनावी जंग में निर्णायक साबित होंगे? कुछ ऐसे ही मुद्दों पर होगी आज देश की बात। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मसला, और जब लौटेंगे तो हमारे साथ होगा मेहमानों का खास पैनल, जिसके साथ हम करेंगे देश की बात। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने चुनावी वादे इरादे संकल्प पत्र के जरिए देश की जनता के सामने रख दिए। वादों की स्याही में लिपटे संकल्प पत्र में कश्मीर है, कारोबारी है, स्वराज है, राम है, रोटी है और राष्ट्रवाद है। लेकिन संकल्प पत्र में जिस मुद्दे का वजन सबसे भारी है वो है किसानों का। चाहे सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन देने का वादा हो, या फिर किसान सम्मान निधि से किसानों को 6,000 रुपए देने की बात, बीजेपी का फोकस किसानों पर है और जीत की उम्मीद भी उसे किसानों से ही नजर आ रही है। खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी से पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए अपना सारा फोकस किसानों पर ही रखा था। बीजेपी के संकल्प पत्र में कांग्रेस के वादों का जवाब देने की कोशिश की गई है। बीजेपी किसान कल्याण नीति के तहत 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का वादा किया गया है। बीजेपी ने ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का वादा किया है, तो किसान सम्मान निधि के तहत अब सभी किसानों को 6,000 रुपए देने का वादा है। बीजेपी का दावा है कि उसके किए गए वादों से एक नए भारत का निर्माण होगा। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है, और मैं बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी सक्षम है 125 करोड़ देश की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, विशेषकर देश के युवाओं की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, उनकी अपेक्षा का भारत बनाने के लिए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में और भी कई वादे किए हैं, जिनमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना, अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने का संकल्प, कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करना, मंदिर निर्माण के लिए सभी विकल्प आजमाना, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने का संकल्प और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जैसे वादे अहम माने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को घोषणा पत्र नहीं, माफीनामा जारी करना चाहिए। ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है, और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। कुल मिलाकर 2019 के चुनावी घमासान में फिलहाल चुनावी वादों का बोलबाला है।
देर से ही सही बीजेपी ने अपने चुनावी वादों का पिटारा खोलकर किसानों से लेकर कारोबारियों, युवाओं से लेकर गृहिणियों, हर किसी को खुश करने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी के संकल्प पत्र के आगे चुनावी मैदान में टिक पाएगा? क्या किसानों पर किए वादे बीजेपी को वोट दिला पाएंगे? क्या राम, रोटी और राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी? और क्या किसान ही 2019 के रण में हार जीत तय करेंगे? कुछ ऐसे ही मुद्दे आज देश की बात में। तो ये तमाम मुद्दे आज देश की बात में, और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या किसानों के इर्द गिर्द ही देश की राजनीति नई करवट ले रही है? क्या 2019 के चुनाव में किसानों को ही फोकस में रख के सारे राजनेता अपने वादे इरादों के साथ चुनावी मैदान में हैं? और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं राजीव जेटली जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, कई अखबारों में राजनीतिक मुद्दों पर लेख लिखते हैं और पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं शुभ्रांश राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विपक्ष के जो तमाम पहलू हैं वो सामने रखते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखते हैं और लेखक भी हैं शुभ्रांश, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कृष्णवीर चौधरी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, किसानों के सबसे बड़े संघ के प्रमुख हैं, जीएम फसलों के मुखर विरोधी माने जाते हैं कृष्णवीर जी। और आज की जो चर्चा है उसके केंद्र में भी मैं कृष्णवीर जी को ही रखना चाहूंगा, क्योंकि किसानों का वही यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कृष्णवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, जो कि नेता है सीपीआई के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सीपीआई में नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं। प्रोफेसर दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है अजय कुमार जी, जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के, 35 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, लेखक और फिल्म मेकर भी हैं। अजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं अब्दुल हफीज गांधी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पेशे से कानून के शिक्षक भी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति के खासे जानकार हैं। अब्दुल हफीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं खास मेहमान अवधेश कुमार जी, देश के जाने माने पत्रकार, 30 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव, कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने का अनुभव और देश की राजनीति पर गहरी पकड़। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और जैसे कि हमारे देश की बात का फॉर्मेट रहा है, हम शुरुआत करते हैं रैपिड फायर से। रैपिड फायर में हम 3 जल्दी सवाल पूछेंगे, हाँ या ना में हमारे मेहमानों को जवाब देना है इसका। और हाँ या ना में अगर आपका जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कमेंट्स कह सकते हैं, लेकिन अपेक्षा आपसे जवाब हाँ या ना में ही आए। पहला सवाल, सीधा सवाल, क्या बीजेपी के वादे कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा व्यवहारिक हैं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? राजीव जेटली, ज्यादा व्यवहारिक हैं आपके जो वादे हैं कांग्रेस के मुकाबले? यस या नो? यस। शुभ्रांश? हाँ जी, हाँ। बिग नो। नो। कृष्णवीर जी? हाँ। यस। प्रोफेसर दिनेश? नो कमेंट। नो कमेंट्स। अजय कुमार जी? जी। यस। हाँ। अब्दुल हफीज भाई? ना। नहीं। अवधेश जी? हाँ। यस। और अब दूसरा सवाल, और जो लगातार बड़ा सिंपल सा सवाल है लेकिन एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। क्या 2019 के चुनाव में किसान सबसे बड़ा मुद्दा हैं? राजीव जेटली? किसान हमेशा से ही मुद्दा रहे हैं और आज भी हैं, और हम चाहते हैं कि आगे किसान मुद्दा ना रह पाए, इसलिए उनको सक्षम करना जरूरी है। ठीक है। शुभ्रांश? बिल्कुल यस। यस। कृष्णवीर जी? सरकार कोई भी हो, जब तक किसानों के लिए नहीं करेगी तो उस सरकार का फायदा क्या? मैं मानता हूं कि किसान सबसे बड़ा मुद्दा। अभी हाँ या ना? हाँ। हाँ, ठीक है, ओके। प्रोफेसर दिनेश? हाँ। यस। अजय कुमार जी? यस। यस। अब्दुल हफीज? फार्म डिस्ट्रेस मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। ऑलराइट, आप भी मान रहे हैं इसको, ओके। अवधेश कुमार? भाई इसमें मैं बीच में हूं। ठीक है, नो कमेंट्स ले नहीं कह लेता हूं। सकते। ठीक है सर, नो कमेंट्स में ले लेता हूं आपका सवाल। और अब है तीसरा और आखिरी सवाल, किसानों को पेंशन
क्या मोदी सरकार का ट्रंप कार्ड साबित होगा? राजीव जेटली। देखिए, ये किसानों को समृद्ध करने का एक कदम है। मैं नो कमेंट्स, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, नो कमेंट्स। शुभ्रांश? मेरा भी नो कमेंट ही है। नो कमेंट्स। कृष्णवीर जी? देखिए, बहुत पुरानी मांग किसानों की चली आ रही है और सरकार पूरा करेगी, मैं विश्वास करता हूं। हाँ, ये एक अच्छा कदम है। ठीक। प्रोफेसर दिनेश? हाँ, देखिए, बीजेपी ने हमेशा जुमलेबाजी की है। 2014 में भी ये ऐसे ही कहते थे। बेरोजगारी पे इनका जुमला निकला, 15 लाख यस या नो सर? निकला। ये कुछ नहीं होना है। किसान इनसे बहुत नाराज हैं। यस या नो? नहीं, ये ट्रम्प कार्ड साबित नहीं होगा बीजेपी। नो। ओके सर, ओके ओके। अजय कुमार? जी, नो कमेंट। नो कमेंट्स। अब्दुल हफीज? इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ये कोई मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा। ठीक है। अवधेश जी? नहीं। नहीं। चलिए, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। मेरे पास आंसर्स हैं तमाम मेहमानों के और बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। इस पर आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन अब बारी है आज के कड़क सवाल की, जो हम पूछते हैं अपने व्यूअर्स से। आज के हमारा कड़क सवाल सीधा सा है, क्या बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भारी पड़ेगा? यस या नो में, हाँ या ना में आपको भी जवाब देना है हमारे दर्शकों को। करना क्या है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो @Zee Business ऑनलाइन पर जाएं, वहां पर हमारा पेज है, पोल आपको दिखाई देगा, हाँ या ना में अपना जवाब दें। ट्विटर अगर यूज करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @Zee Business, वहां पर जाकर हाँ या ना में अपना जवाब आप दे सकते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं को हम शामिल करेंगे अपने शो के आखिर में। कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो उस पर रिएक्शंस भी ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये रहा आज का कड़क सवाल हमारे दर्शकों के लिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें लगातार इंतजार है। चलिए, और अब शुरू करते हैं आज की चर्चा की। और चर्चा से पहले एक औपचारिक तौर पर मैं हमेशा जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, और ज़्यादातर बार आप मेरी रिक्वेस्ट मान भी लेते हैं, कि कोई सहमतियां हो तो कोई बात नहीं, अपनी बात को रखें सामने, लेकिन एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें। सबको बात रखने का मौका मैं जरूर दूंगा। शुरुआत करते हैं कृष्णवीर चौधरी। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आप भारतीय कृषक समाज से आते हैं और जो कि किसानों का एक बहुत बड़ा संघ है, और किसानों को रिप्रेजेंटेटिव भी आप पैनल पर हैं। आप हमें बताइए, आज का जो घोषणा पत्र है और उसमें जो वापस, हालांकि उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को अहमियत दी गई है, लेकिन किसानों पर भी अच्छा खासा फोकस है गवर्नमेंट का, क्या आप संतुष्ट हैं इन घोषणाओं से? और आपको लगता है, आपने क्योंकि कहा कि ये व्यावहारिक हैं कांग्रेस से ज्यादा, क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा व्यावहारिक हैं? और आप क्या संतुष्ट हैं आज के घोषणा पत्र से जो बीजेपी ने जारी किया है किसानों के लिए खासकर? सबसे बड़ी बात जो कहा है सरकार ने, वो ब्याज जो ऋण दिया जाता था वो ब्याज मुक्त ऋण होगा और वो 5 साल तक कोई ब्याज नहीं होगा। और दूसरी बात, जो 72,000 करोड़ रुपया, जो 72,000 करोड़ जो किसानों के लिए व्यवस्थाएं शुरू की हैं, मेरा मानना ये है, हकीकत ये है इस देश के गरीब किसान की, कि उसको अगर ये पैसा मिलता है, और शुरुआत हो गई है, ये वायदा नहीं है, ये इस योजना को लागू कर दिया है, तो गरीब किसान के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो 25 लाख करोड़ रुपया जो ग्रामीण विकास पर खर्च करने की बात है, जब ग्रामीण विकास होगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, संसाधन भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी सुधार होगा। 3 पॉइंट ये इसमें खास तौर से मैं कहता हूं। और चौथा मुद्दा ये है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो लाभकारी 50% मूल्य देने की बात सरकार ने की है, वो बहुत लंबे समय से किसान जो परेशानी में आ रहा था, कर्ज में दबता किसान, माल का पैसा जो उत्पादन करता उसका पैसा नहीं मिलता था किसानों को। मेरा समस्या ये है
कि मेरे मित्रों को ये समझना चाहिए कि 60 साल तक कांग्रेस शासन करने के बाद भी जब चुनाव आता तो गरीबों की गरीबी याद आती है। जब सरकार में आप रहते हैं तो किसान आत्महत्या करे, कर्जे में दबे, ब्याज पर ब्याज चढ़े, कोई बात नहीं। तो ये जो ब्याज माफी की शुरुआत है, ये अच्छी शुरुआत की है। 72,000 करोड़ की योजना के बाद दूसरी शुरुआत है ये अच्छी। तीसरा 25 लाख करोड़ का जो विकास का ये है। और चौथी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो गरीब किसान जो 60 साल की उम्र पूरा कर लेता, लघु और सीमांत किसान, जिसके जेब में कुछ नहीं होता, काम करने की स्थिति में नहीं होता, उसकी पेंशन की शुरुआत की है। मैं बहुत इस बात से मेरे मन को एक अच्छी शांति मिली है। मैं जहां भी प्रदेशों में जाता रहा, हर जगह ये बात हमारे बुजुर्गों ने कही कि सरकार को पेंशन देनी चाहिए। ठीक है, ये हकीकत है, इसमें कोई वायदे, राजनीति, ये सब इससे मैं सहमत, सच्चाई है। राजीव जेटली, लेकिन एक बात बार बार हमने देखा है कि फोकस तो आपका है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आपके फोकस में किसान इसलिए आए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक न्याय योजना के तहत एक अपने घोषणा पत्र में उसको बड़े फोकस तरीके से, किसानों के लिए बड़े फोकस तरीके से उन्होंने चुनावी वादे किए, और तब जाके आप लोग भी अब शिफ्ट हुए हैं किसानों पर। और अभी भी हम देख रहे हैं कि आपके फोकस में किसानों से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। हमें तो याद नहीं है कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हो आपके कार्यकाल में, इसलिए बार बार आपसे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आप इतना तरजीह क्यों दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि राष्ट्रवाद उनका मुद्दा है। अंत्योदय से पहले राष्ट्रवाद शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, इस तरह के मसले आपकी फेहरिस्त में सबसे ऊपर क्यों हैं? देखिए दीपक जी, जय जवान जय किसान, जब हम जय जवान की बात कहते हैं तो आज तो हमारे देश के सामने है सब कुछ। देश को कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरीका चाहिए देखने के लिए, कोई माध्यम नहीं था हमारे पास देखने वाला, जिससे कोई मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, या हमारे पास कोई जानकारी का अभाव था जिससे हम अपनी जानकारी उपलब्ध न करा पाएँ कि हमारा जवान किस तरीके की मांग कर रहा था। एक छोटी सी ज़रूरत तो थी उनकी, एक छोटी सी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, दे देते, क्यों नहीं दिया आपने। आज जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे पहले तो अपने जवान को समृद्ध करने की जरूरत थी। 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर कांग्रेस 60 साल तक जवानों को गुमराह करती रही, उनके साथ धोखेबाजी करी, उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे पाई, भारतीय जनता पार्टी ने आकर के दी। दूसरी बात, कांग्रेस ने ही एक आयोग का गठन किया जिसका नाम स्वामीनाथन कमीशन रखा गया। स्वामीनाथन जी से सुझाव मांगे गए, सुझाव दिए स्वामीनाथन जी ने। कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री कहते रहे कि ये सुझाव लागू करने लायक नहीं है, ये हो नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने भी उन सुझावों को लागू नहीं किया। फाइनली कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कहा कि हम ये लागू नहीं कर सकते। वही स्वामीनाथन क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे दिए हुए सुझावों को बेहतर तरीके से लागू किया है। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसानों की प्राकृतिक आपदा के वक्त पे उनको उस बुरी स्थिति से जो होती है, जो अकर होती है, उससे बाहर निकालना। उसके लिए हम फसल बीमा योजना लेकर के आए। हमने बहुत सारी ऐसी फसलें थी जो एमएसपी पे नहीं ली जाती थी, सरकारी खरीद नहीं होती थी, हमने वो सरकारी खरीद उनकी शुरुआत करी। हमने बहुत सारी ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जो लागू करी। हमने कहा किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, किसान की ज़रूरत है कि उसके पास कम से कम एक सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। उसके बुढ़ापे में उसको पेंशन की भी एक ज़रूरत होती है किसान को, और हमने उस पेंशन को भी लागू करा। हमने कहा किसान के साथ साथ नौजवान के बारे में भी सोचने की जरूरत है, किसान के साथ साथ महिलाओं के बारे में भी जो जरूरत है, और मजदूर जो खेतीहार मजदूर होता है, जो किसान के पास मजदूरी करने आता है, अरे उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। हमने उसकी सुरक्षा की गारंटी भी ली। हमने जवान की भी बात करी, हमने किसान की भी बात करी। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज आपके चैनल के ऊपर डिबेट हो रही है, पिछले 50 सालों में आप निकाल लीजिए, जब भी डिबेट होती थी कभी ऐसी डिबेट नहीं हुई थी कि आपने पिछली बार जो मैनिफेस्टो लाए थे उसमें क्या क्या काम करे और अगले मैनिफेस्टो से आप क्या क्या अपेक्षा करते हैं, क्या करने वाले हैं। हमेशा एक मैनिफेस्टो और एक बोर्ड लगा रहता था हर शहर, हर गली, हर कूचे पे, और जो पंपलेट छपाए जाते थे सरकार के, अभी उठा के देख लें, चाहे कांग्रेस पार्टी के अगर यहाँ कोई नेता हो तो मैं केवल ये कहूँगा उठा लें अपने सारे पुराने, हर मैनिफेस्टो में हर पर्चे के ऊपर बिजली 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 बिजली। ऐसा लगता था ये देश केवल बिजली के लिए जी रहा है,
बिजली ही मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा होता था। हमने इनके मैनिफेस्टो से वो हटा दिया कि अब 5-7 लाइनें हट गई हैं तो इन्हें लगा अब दूसरी कौन सी चीज लेकर आए। तो अभी दूसरी कौन सी चीज लेकर आए, ये कहते हैं कि अब हम एक वायदा करते हैं। मैं कांग्रेस के इस वायदे पे बिल्कुल मैं कहता हूं कांग्रेस इस वायदे को जरूर निभाएगी। हम जानते हैं उस बात को कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस अफस्पा जरूर हटाएगी। वो कहेगी कि अब आर्मी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाइए, किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाइए। मुद्दों के मैनिफेस्टो से हटने का जब जिक्र आता है, जेटली साहब इस बार हमने 2-3 मुद्दे नहीं देखे आपके जो फोकस्ड एरिया हुआ करते थे पहले के मैनिफेस्टोज में। एक उसमें रोजगार भी है, इस बार उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिखा। तो क्या हम ये मान लें कि देश में रोजगार अब खत्म हो, रोजगार की समस्या अब खत्म हो चुकी है? आपने रोजगार पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है, भ्रष्टाचार पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है, काले धन पर फोकस नहीं किया है, जबकि पिछली बार ये आपके प्राइम फोकस वाले एरियाज थे सर। भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार की चर्चा करना अब मुझे लगता है ये देश भी पसंद नहीं करता। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछला चुनाव तो केवल भ्रष्टाचार पे लड़ा गया था। हर मीडिया हर जगह पे प्रश्न जनता भी उठाती थी, केवल भ्रष्टाचार को लेकर उठाती थी। आज तो जनता इतनी समझदार और इतने पॉलिटिकली अवेयर है कि वो मैनिफेस्टो उठाती है और वो कहती है देखिए इन्होंने क्या क्या काम करे। जनता महसूस रोजगार का क्या, यही तो बोला कि अब पहली बार देखिए वो बिजली 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 हट जाएगा हर जगह से। दूसरी बात, किसानों की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए काम नहीं किया। हाँ, एक वायदा जरूर अब हम देख रहे हैं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है कि आएंगे तो गरीबी हटाएंगे। मुझे लगता है लोग पागल हो गए हैं सुन सुन के। आएंगे तो मैं यही बात कहता हूं, आएंगे, गे गा गी, ये विल शेल, इसी पे काम चलता है इनका। और ये सारी चीजें अगर पूरी हो जाएंगी तो ये पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। आपको नहीं लगता? फिर तो राष्ट्रवाद पे चर्चा होगी और कांग्रेस से पूछिए राष्ट्रवाद पे चर्चा करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते। हालांकि रोजगार वाला सवाल जेटली जी मेरा अभी बचता है। रोजगार वाला सवाल इस बार रोजगार वाला सवाल मेरा बचता है। मैं आऊंगा उस पर, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन शुभ्रांश के बाद मुझे चलना है। मैं उस पर आ रहा हूं। मैं शुभ्रांश के बाद मुझे जाता हूं सर, मैं आऊंगा आपके पास। शुभ्रांश, ये मेरा एक सवाल, सबसे पहले मैंने ओपनिंग में ही सबसे पहले ये सवाल पूछा कि बीजेपी के वादे कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा व्यवहारिक हैं क्या? आप कह रहे नहीं है व्यवहारिक। हमने देखा कि आप 72,000 सालाना की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस के किसी लीडर ने, आपने कहा कि हमने इंटरनेशनल अर्थशास्त्रियों से हमने सलाह मशविरा करके और हमने 1 साल से पब्लिक डोमेन में इस मुद्दे को ले जाके तब जाके ये वादा किया है, लेकिन आज तक रोड मैप नजर नहीं आया। हमें ये समझ में नहीं आया कि आप कहां से लाएंगे। अलबत्ता एक कांग्रेस के बड़े लीडर सैम पित्रोदा कहते हैं कि हम मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ाएंगे और वहां से हमें पैसा निकालेंगे। मतलब इस तरह के अजीबोगरीब बयान जब आप देते हैं तो फिर अव्यावहारिक आपके वादों को क्यों ना माना जाए, और क्यों ना यह माना जाए कि बीजेपी कम से कम बहुत बड़े बड़े लोक लुभावन वादे नहीं किए हैं, बड़े फोकस्ड वादे किए हैं, लेकिन कम से कम ऐसे वादे नजर आ रहे हैं जो किए जा सकते हैं, जो कम से कम व्यावहारिक हैं। दीपक, ऐसा है कि आपने जिक्र किया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कृषक से करते हैं, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात अगर 100% आपको अच्छी न लगे तो भी 2-2.5 मिनट आप प्लीज चुप रहिएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोगों के मैनिफेस्टो में आज बीजेपी ने कहा कि हम मिनिमम एमएसपी को इंश्योर करेंगे, फिक्स करेंगे, और हम किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से अनाउंस करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और इस पैनल पे बैठे हर किसी को बता दूं कि मिनिमम एमएसपी फिक्स करने का प्रावधान स्टेट के पास होता है, और 2017 में एक ऐसा वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में उसकी सरकार थी, वो एमएसपी तो फिक्स हुआ नहीं। और अगर खैर मान लीजिए जहां तहां जोड़ घटा के थोड़ा बहुत फिक्स हुआ भी तो वहां भी जमीनी स्तर पे खरीद नहीं हुई। तो बात एक तो ये खत्म हो गई इनके लोक लुभावन की। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने करी कि हम 1 लाख रुपए का लोन देंगे किसानों को, जो हमारे कृषक समाज के जो साहब थे जिन्होंने जिक्र किया 5 साल तक उस पर ब्याज नहीं लगेगा, जो राजनाथ सिंह ने जिक्र किया। तो उसमें मैं एक लाइन और बता देता हूं, शायद सब लोगों ने बजट पढ़ा नहीं है। इनके मैनिफेस्टो के प्रावधान में लिखा है कि 1 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा और 5 साल तक आपको 0 इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन दूसरी लाइन ये भी लिखी है कि हर साल का प्रिंसिपल आपको लौटाना होगा। तो रही बात भैया कि अगर किसान देने की पोजीशन में होता तो लोन क्यों लेता। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात एक और हम जिक्र कर लेते हैं,
जो अभी हमारे जेटली साहब जिक्र कर रहे थे गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि पिछली बार का चुनावी पोस्टर निकाल लीजिए जिसमें सिर्फ ये दिखेगा कि बिजली 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 पे इलेक्शन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा डेटा थोड़ा बहुत प्लस माइनस गलत हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 6 लाख से कुछ ऊपर गांव है इस हिंदुस्तान में 70 साल की आजादी में। पिछले 5 साल का ऑफिशियल रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पीयूष गोयल से लेकर आरके सिंह तक जो गाया है, वो 18,000 गांव को विद्युतीकरण करने का गाया है। एवरेज अगर आप लें तो हर साल 42-4500 गांव को इन्होंने विद्युतीफाइड किया है। इससे पीछे अगर जाइए तो अगर 6 लाख गांव हैं तो 60-62 साल। ठीक है शुभ्रांश, अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। 9,000 गांव बनते हैं। मैंने सुना आपको, सारे पैनल ने सुना। बिल्कुल, अब आपकी बात कर, अब सुनिए, अब बिल्कुल आपका जो सवाल यह था लोक लुभान वादों का 72,000 का, जिस बजट से जब पिछली बार कोई भी सरकार आती है अपना एक योजना लाती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 में इनका जब मैनिफेस्टो आया था तो 100 स्मार्ट सिटी का आया था, उसका बजट बाद में एलोकेट होना था, जो नहीं हुआ। रही बात यह कि हर कोई 6,000 रुपया ये किसान को दे सकते हैं 2-2 हजार की 3 किस्तों में, 2,000 जिसको आप कह सकते हैं कि कैश फॉर वोट मॉड्यूल में भी आप दे सकते हैं। तो भैया 130 करोड़ की आबादी का देश है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, जिसमें $3 लाख किसान के लिए मैनेज किया जा सकता है, 3 लाख करोड़। अब रही इंपॉर्टेंट बात ये, नहीं सर, वो कहां से लाएंगे पैसे, वो बताएंगे। आप ये बता दीजिए ना कि 72,000 कहां से लाएंगे। प्लीज सुनिए, आप कहते हैं कि हम आम आदमी से टैक्स की उगाही करेंगे। एक दीपक, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। आपने बिल्कुल सही कहते हो, हम बिजनेस के चैनल पे बैठे हुए हैं। आज हमारे देश का जो ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रेंथ है वो $2 बिलियन की है। जब हम सब इस देश के यूथ, युवा, एंटरप्रेन्योर के बिहाफ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगले 4 सालों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जाएंगे, तो बट नेचुरल अगर इतनी ग्रोथ होगी तो इसके सोर्सेज बढ़ेंगे। अगर सोर्सेज बढ़ेंगे तो वो किसान जो पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है, क्या उसको आप 6,000 रुपए महीने का नहीं निकाल सकते? और आज भी 1 करोड़ लोग जो हैं वो कृषि पे जुड़े हुए हैं। कुछ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कुछ 100 करोड़ लोग कुछ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कुछ इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उन्हीं में तो आपको वोटर्स नजर आते हैं सर। आत्मा में बसता तो किसान ही है सर, वही देखने का हमारा नजरिया है। ऐसा क्यों है सर कि इतने सालों की गवर्नमेंट के बाद भी आज विपक्ष को किसान ही नजर आते हैं, गरीबी नजर आते हैं? ये इसका मतलब यही है ना कि आप लोगों ने बचा के रखा, किसानों की दुर्दशा को बचा के रखा, गरीबों की गरीबी को बचा के रखा। और आज वोट बैंक जब नजर आते हैं, वोट बैंक जब नजर सुन लीजिए, ताकि आप हर चुनाव से पहले एक लोक लुभावन वादा करें और फिर उनको बोलें कि साहब आपका उद्धार तो हम ही कर सकते हैं, लेकिन आपको वोट हमें देना होगा। खैर, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय के पास में चलता हूं। प्रोफेसर दिनेश, ठीक है, ओके सर, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर दिनेश, मैं शॉर्ट में दीपक जी बहुत शॉर्ट में एक बात रखना चाहता हूं। हाँ ठीक है, राजीव जी बोलिए। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम 72,000 रुपया देंगे और उसको किस अवज में देंगे ये पूछिए इनसे। इन्होंने कहा कि जिनकी इनकम कम है उसको 12,000 मीट करने के लिए देंगे। तो मेरे भाई, पिछले UPA 1 UPA 2 के अंदर मजदूर बार बार बोलता रहा मिनिमम वेजेस बढ़ा दीजिए। सबसे आसान तरीका था वो, मिनिमम वेजेस बढ़ा देते। कम से कम जिन मजदूरों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनकी तनख्वाह ही बढ़ा देते, तो वहां पर आपकी गरीबी का नारा थोड़ा मुझे लगता है अभी तो कांग्रेस इस पे भी क्लियर नहीं है कि ये टॉपअप है या क्या है। इस पे तो अभी मेरे ख्याल से क्लियर कांग्रेस भी नहीं है। खैर इस पे नहीं फंसते हैं, इस पे नहीं फंसते हैं। ओके, इस पे नहीं फंसते हैं। प्रोफेसर दिनेश, क्योंकि अब आपका प्राइमरी एजेंडा, प्रोफेसर दिनेश, इसलिए आपसे बहस नहीं करना चाहता मिनिमम वेजेस के ऊपर। प्रोफेसर दिनेश के पास चलते हैं। प्रोफेसर दिनेश, इसे क्यों ना माना जाए? सवाल जो मैंने शुभ्रांश से पूछा और बड़ी सफाई से उन्होंने जो है इस मेरे सवाल को टाल दिया, इसे क्यों ना माना जाए कि ये बीजेपी बड़े लोक लुभावन इसमें वादे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितनी भी बातें कही गई हैं कम से कम वो डूएबल हैं और एक दायरे में हैं। तो क्यों ना माना जाए कि एक व्यावहारिक घोषणा पत्र है बीजेपी का संकल्प पत्र? दीपक जी, व्यवहारिक नहीं है बल्कि किसानों को इसमें बावला बनाया गया है। हिंदुस्तान के तमाम किसान संगठनों की 2 मांगे थी। एक, हमारा MSP हो, दूसरा स्वामीनाथन कमीशन लागू हो, तीसरा हमारे कर्जे माफ हो। इसमें दिखाइए, इस मैनिफेस्टो में कहां है? इस मैनिफेस्टो में दिखाइए वो कहां है। मैं पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा हूं और ये मेरे पास 42 पॉइंट लिखे हुए हैं।
42 के 42 तो यहाँ नहीं बोल पाऊंगा, हर मामले में ये झूठ बोल रहे हैं। बेरोजगारी का डाटा देने को तैयार नहीं है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, देश में निर्माण की बात करते हैं, HAL को छोड़ देते हैं। BSNL MTNL की क्या हालत कर दी है सब जानते हैं। देश में सरकारी संसाधनों को पूंजीपतियों को दिया जा रहा है जनता के पैसे के बल पे। NPA इनके राज में बढ़ा है। चौकीदार अपने को कहते हैं, विजय मल्ल्या भागा था, नेहरू चौकसी भागा था, नीरव मोदी भागा था, बता दें तब कौन ड्यूटी पर था, किसके कहने पे भागा था। विजय मल्ल्या तो पार्लियामेंट में इनके एक चौकीदार से मिलके गया है बकायदा। बेकार की बात करते हैं। दूसरी बात, JNK के आर्टिकल की 370 की बात कर रही है। अब आर्टिकल में 3 साल इन्होंने PDP की सरकार के साथ लड्डू खाए हैं जम्मू कश्मीर, और वहां पे 3 साल में इन्होंने माना कि हम 370 नहीं हटाएंगे, 35 से नहीं चढ़ेंगे। राम मंदिर की बात ये करते हैं हम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राजीव जेटली, जवाब ले लेते हैं सर। कपड़ा मकान दे देगा। आपने लगता है वो सारे के सारे आरोप लगाए जो कि मीम के तौर पर सोशल मीडिया पे टहलते रहते हैं, लेकिन जवाब ले लेते हैं राजीव जेटली से। सोशल मीडिया पे नहीं है दीपक जी, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। दीपक जी ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ऑल राइट सर, मुझे लगता है जेटली जी ने सुने होंगे आपके सवाल। मैंने ठीक से स्टडी किया हुआ है उसको। ऑल राइट सर, ऑल राइट। राजीव जी जवाब देंगे? नहीं, थोड़ी स्टडी अपने राज्यों की भी कर लीजिए। मैंने अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे नहीं, बकायदा अखबार के अंदर एक वेब न्यूज़ पे, ऑथेंटिक वेब न्यूज़ पे कि एक हिदायत जारी की गई है कि कोई भी पोस्ट जो कम्युनिस्ट के खिलाफ हो, उस पोस्ट को कोई भी कर्मचारी लाइक नहीं करेगा। ये देखिए डिक्टेटरशिप आपके जो केरला के अंदर से आई है अभी निकल करके, कि आपने अब पोस्ट भी लाइक नहीं कर सकते, आजादी भी आपने वहां पे छीन ली। रही बात अकाउंटेबिलिटी से पहले, क्या अरुण जेटली जी से मिला या नहीं मिला? पहले तो आपकी बात बतानी थी, पहले तो आपके वित्त मंत्री से मिला नहीं मिला? पहले आपने आपको बता रहा हूँ, सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। सरल भाषा में समझाऊंगा। सर मुझे आगे भी बढ़ना है, प्लीज थोड़ा जल्दी मुझे आगे भी बढ़ना है। मेरे पास अभी 3 पैनलिस्ट और हैं, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आधा घंटा होने को आया है, शो को उससे ऊपर हो गया, उनकी बारी अभी तक आई नहीं है। प्लीज ओके वाष्णेय जी, राजीव जी, कोई एक आंसर आप देना चाहें तो क्विकली, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। दिनेश जी सुन लीजिए। मैं केवल इतना मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ कि कोई आपने देखा हफ्ता वसूली सरकार ने पेंशन खत्म की थी। अरे भैया ठीक है दिनेश जी सुन लीजिए। अरे भैया मैंने थोड़ी करा, आपकी सरकार ने करा, आप मेरे पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? केरला का मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, अरे कोई केरला का गुस्सा मेरे पे मत निकालिए। मैंने नहीं ऐसा डिसीजन लिया कि कोई पोस्ट लाइक नहीं करेगा, कोई भी कर्मचारी पोस्ट लाइक करेगा। विषयांतर हो रहे हैं आप लोग, आई एम सॉरी, विषयांतर आप हो रहे हैं। अजय कुमार जी के पास चलते हैं। अजय कुमार इसे ये बीजेपी का मैनिफेस्टो तो है, लेकिन इसमें पूरी एनडीए गवर्नमेंट का जो विजन है वो सामने आ रहा है। लेकिन इसमें बार बार यही कहा जा रहा है, कुछ मुद्दों पर इसमें एक राह बच के निकल जाने वाली बात नजर आ रही है, जैसा कि विपक्षी आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, 35A हो, या फिर बेरोजगारी के मुद्दों का जिक्र ना करना। इस पर आप क्या कहेंगे सर? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं विपक्ष के साथियों को ये कह दूं कि जो किसानों की बात यहाँ पे उठ रही है, अब तो उतनी भी मयस्सर नहीं है किसानों की थाली में जो कभी वो छोड़ दिया करते थे जूठन समझकर अपने खाने की थाली में। तो ये हाल किसानों का किसने किया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि केंद्र बिंदु से किसने हटाया? रह गई हमारे CPI साथी की बात, इनके चतुरानंद मिश्रा जी कृषि मंत्री रहे, बिहार में ये सरकार में शामिल रहे, केरल में सरकार चलाया, बंगाल में सरकार चलाया। बता दें कृषि सुधार के लिए इन्होंने क्या किया? आज यहाँ बैठ करके ये मांग हड़ताल, देश बंद, ये इनका पुराना चरित्र है और देश के अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए ये पूरी तरह से जिम्मेवार है। नहीं, आप अपनी सरकार का बता दें। बच के निकलने की कोशिश है, अब कह रहे हैं कि आप बच के निकलने की कोशिश है। 35A पे एक करके दिनेश जी, एक करके बोलने दीजिए। 370 पे स्पष्ट वादा है। और रह गई बात किसानों को केंद्र में क्यों रखा है, हम उनके 72,000, इनको आप अच्छे पढ़े लिखे हैं दिनेश जी, 32%, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और 20/20 में ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्ट 3 टाइम्स होने जा रहा है विश्व में। और आप वो
विश्व व्यवस्था की वो भूलिए मत, इंडिया गेट पे जो मोदी जी ने ऑर्गेनाइज किया था। और आज भारत इतना सक्षम है कृषि में कि वो पूरे देश के खाद्यान्न का किचन बन सकता है। वहां हमने फोकस किया है। और रैयत और खैरात बांटने की बात नहीं है, स्वावलंबी बनाने की बात है। कृषकों को उनको सम्मान देने की बात है। ओके ओके ओके, ठीक है, रोजगार सृजन की बात है। ये 22 चैंपियन अब्दुल हफीज, क्या इनको मैनिफेस्टो में नहीं दिखता है? ठीक है, अब्दुल हफीज, मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर बीजेपी किसानों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, अगर बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे के बाद अगर सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे किसान हैं, तो फिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? अगर बीजेपी कहती है कि हम 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को हम पेंशन देंगे, कामगारों को पेंशन देंगे, तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपको इसमें एक पॉलिटिकल माइलेज नजर आता है, आपको यह नहीं दिखता है कि इसका फायदा तो किसानों को ही होने जा रहा है? दीपक जी, किसानों के लिए कोई भी सरकार काम करे हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन 3 राज्य हारने के बाद किसानों की सुध आपको आती है तो आप पे सवाल उठेंगे। आप पिछली सरकारों को देखें तो 4.91 कृषि विकास दर होती थी, जो इस सरकार में किसान विरोधी नीतियों के कारण 2.9% हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि 2022 तक हम उनकी इनकम को डबल कर देंगे। अगर 2.9 कृषि दर रहेगी तो 28 साल लग जाएंगे इनकम को डबल करने में। अभी मैं बजट पढ़ रहा था मैनिफेस्टो में कि 25 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों पर, यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए 1 साल में खर्च करेंगे। जो 2019 का बजट था वो 24 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि बजट का 1/4 आप जो है 1 साल में खर्च करेंगे। इतना धन कहां से लाएंगे? अभी आप कह रहे थे व्यवहारिक है, प्रैग्मेटिक है, तो इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बार बार बात होती है कि परफॉर्म किया है। आपके मैनिफेस्टो पे लोग विश्वास क्यों कर लें? आपने से संकल्प पत्र कहा है, यदि आप पहले जो है रिपोर्ट कार्ड लाते, यदि व्हाइट पेपर लाते कि जो 2014 में वादे किए थे वो कितना इंप्लीमेंट किए। मैं तो समझता हूं कि एकाध वादों को छोड़ दें तो ये प्रोटोटाइप है 2014 के मैनिफेस्टो का, और इसलिए मैं कहता हूं कि परफॉर्मेंस के नाम पर ये जीरो है। अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है 25 मार्च 2019 को, जो ये कहती है 2,74,000 लोगों से उन्होंने पूछा, और 2,74,000 लोगों के बाद रिपोर्ट आई कि आज भी लोगों की बेसिक नीड्स क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, रोड्स हैं, पेयजल है। जिस देश में इस तरह की अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, सरकार कहती है कि हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन सर मैनिफेस्टो तो आपका भी किसानों को कर्ज माफी की बात कर रहा है, कांग्रेस भी किसानों की ही बात कर रही है, बिजली पानी सड़क की कौन बात कर रहा है? सर आप अगर वादा करें किसानों को लेकर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर बीजेपी करे तो फिर आपको अव्यावहारिक नजर आने लगता है। आप लोग क्यों करते हैं फिर इस तरह के वादे? आप लोग उठाइए बुनियादी मसले। आप लोगों को किसानी क्यों नजर आता है? आप लोगों को गरीबी क्यों याद आता है जब जिस समय चुनाव आते हैं? दीपक जी सुन लीजिए, इनकी कृषि विरोधी नीतियों के कारण जो कृषि विकास दर है वो 2.9% हो गई है। आप 2.9 की दर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 28 साल लग जाएंगे किसानों की इनकम को डबल करने में। 2022 में आप नहीं कर सकते हैं। तो सीधा कहना है कि देखिए इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। ठीक है, नमामि गंगे इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 80% बजट। आपके आरोपों का जवाब लेंगे जेटली जी से, लेकिन अभी अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, ऑल राइट, अब्दुल भाई अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, क्या हम ये माने कि अब जो राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक 72,000 रुपए का एक चुनावी वादा करके एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश करी, क्या आपको लग रहा है कि वो नैरेटिव अब वाकस ये अब चुनावी मैदान में आकर वो नैरेटिव खड़ा हो गया है? और वो नैरेटिव आप किसानों की बात कीजिए, क्या आपको लगता है कि एक प्राइम फोकस हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का वापस शिफ्ट हो गया है किसानों की तरफ इस चुनाव में कम से कम? और अगर हो चुका है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? देखो, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं कि किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को उसमें दाग नजर आता है। तो ये तो देखने वाले के नजरिए पर है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देखो 1989 से एक घोषणा पत्र मैंने पढ़ा है, उस पर लिखा और बोला है, और आज भी पढ़ रहा था, कांग्रेस का भी पढ़ा हूं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की कई मुद्दों पर हम लोग आलोचना करते हैं, लेकिन ये घोषणा पत्र देखने के बाद जो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि क्या वाकई भारत में राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर कोई नेता और कोई पार्टी है जिसके पास एक राष्ट्र को लेकर के, उसके दूरगामी लक्ष्य को लेकर, उसके विकास को लेकर के इतना व्यापक विजन हो? क्योंकि इसको अगर आप किसान तक सीमित कर देते हैं, कुछ और बातों तक, तो इसका अत्यंत ही सरलीकरण होगा।
ये जो घोषणा पत्र है, ये 2014 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से ये ज्यादा प्रखर है, ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा स्पेसिफिक है और ज्यादा विजनरी है। मैं समझता हूं कि भारत में इस प्रकार का घोषणा पत्र जिसमें कि एक राष्ट्र के बारे में अपना विजन क्लियर किया है कि भारत राष्ट्र क्या है, उस राष्ट्र के लिए एक लक्ष्य है, क्योंकि 2022 में किसान कहां खड़ा है सर इस पूरे घोषणा पत्र का 75वां साल होगा। तो लड़ाई के जो लक्ष्य बनाए गए थे आर्थिक विकास के, आर्थिक और सामाजिक विकास के, सांस्कृतिक उन्नयन के, साथ ही साथ दुनिया में आत्मनिर्भर और रक्षा में बनाने के, तो वो सब पूरा करते हुए 2047 तक का विजन देना, ये इसका सरलीकरण हो जाएगा। कृषि उसका एक भाग है। संपूर्ण भारत के समग्र विकास का, समग्र उत्थान का और दुनिया के 21वीं सदी में भारत कैसे नेतृत्व करेगा एशिया के रूप में, जहां कोई आतंकवाद नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, जिसकी राष्ट्र की एक पहचान होगी, जहां सभी लोग एक इतने आत्मविश्वास से और देश के लिए काम करने की भावना से भरे होंगे कि मिलजुल के भारत को खड़ा कर। तो ये एक व्यापक विजन है, इसको केवल कहना कृषि उसका एक भाग हो सकता है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब राहुल गांधी ने घोषणा की होगी तब तक ये घोषणा पत्र छप के आ गया होगा। तो मैं समझता हूं कि उसके प्रभाव में ये बना होगा, ये तो मैं मानता नहीं, क्योंकि इसमें 6,000 रुपया जो वार्षिक है उसको छोड़ के कोई भी घोषणा लोक लुभावन वाली नहीं है। अब चौथी बात जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि 39 किलोमीटर जो प्रतिदिन हमारी सड़कें बन रही है हाईवे, उसको हम 1.5 गुना ले जाएंगे, जो गांव की सड़कें 134 किलोमीटर बन रही है प्रतिदिन उसको बढ़ाएंगे, जो सिंचाई की सारी परियोजनाएं रुकी हुई है उसको खर्चा करेंगे, जो 100 हवाई अड्डे चिन्हित किए बनाने के जिसमें से 40 आ गया है, 222 तक 60 पूरा कर देंगे, जो पूरे जलाशयों का निर्माण कर देंगे, सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर देंगे, 2022 तक सबको घर। ठीक है सर, ऑल राइट सर, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जी मुझे ब्रेक लेना होगा। बहुत हाथ शुभ्रांश भी बहुत, शुभ्रांश को भी कुछ कहना है, कृष्णवीर जी को भी कुछ कहना है। तो देश की बात में हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या दोनों जो मेजर पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के घोषणा पत्र आने पर, संकल्प पत्र आने पर, क्या अब किसान ही पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? उसके रीजंस क्या हैं? शुभराज में आऊंगा आपके पास, लेकिन कृष्णवीर चौधरी मैं आपके पास आना चाहूंगा उससे पहले, और इस बार मैं माफ कीजिएगा इतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, तो मैं बीच में आपको टोकने की कोशिश भी करूंगा ताकि आप समय के भीतर ही अपनी बात रखें। लेकिन कृष्णवीर जी, OECD की एक रिपोर्ट आई थी और मुझे लगता है वो आपने पढ़ी भी होगी, क्योंकि किसानों से जुड़ी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। उसमें साफ कहा गया था कि 2000 से 2017 के बीच में ऐसी सरकारी नीतियां बनी हैं कि 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को। यानी कि हर पार्टीज ने अपने अपने फायदे के लिए, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पार्टी ने कम किया या ज्यादा किया, किसानों के मुद्दे पर हर गवर्नमेंट मुखर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई लोग एक इंपॉर्टेंट योजनाओं की शुरुआत की है, चाहे उसमें MSP की बात हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाला जो घोषणा पत्र इस बार जो बीजेपी ने जारी किया है, क्या वो किसानों की बेहतरी के लिए कारगर साबित होगा, या उसमें कुछ आपको अभी भी कुछ विजन्स की कुछ गुंजाइश नजर आती है? मैं बहुत स्पष्ट 4 बातें आपके सामने करूंगा अभी। मेरे एक मित्र जो कांग्रेस की कार्यशैली की बात कर रहे हैं, उनके घोषणा पत्र की बात करें, बार बार घोषणा पत्रों को देखा है। CPI जब UPA 1 की सरकार थी, उसमें सदस्य अतुल अंजान थे CPI के सेक्रेटरी, और मेरा भी उसमें कुछ भागीदारी रही है स्वामीनाथन कमीशन में। जब 2006 में रिपोर्ट आई तो UPA 1 ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। UPA 2 में हमने कहा लागू करो, तब नहीं किया, कहा कि लागू की ही नहीं जा सकती। अगर हम पिछला वो देखें योजना आयोग का, तो हर साल 10.5 से 11% रूप से आर्थिक रूप से किसानों को मारा गया। ये अपराध किसानों के साथ नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए किसानों को नुकसान हुआ। तीसरी बात मैं करता हूं, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं पिछले 17 सालों से पेंडिंग पड़ी थी, जो अब पूरी की गई हैं। सिंचाई में जब तक हम संसाधनों में वृद्धि नहीं करेंगे, उत्पादन लागत कम करने के लिए जो काम सरकार को करना चाहिए, वो सबसे बड़ी जरूरी काम है। जब उत्पादन लागत कम होगी और उसको उसका उचित मूल्य मिलेगा, तभी किसान जिंदा रहेगा, तभी नौजवान कृषि करेगा।
मुझे शर्म उन मित्रों पर आती है जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और बकवास करते हैं। धोखा देना फितरत हो गई है। अरे अभी कांग्रेस ने 3 प्रदेशों के चुनाव जीते, कहा था 2 लाख रुपए तक के कर्जा माफ कर देंगे, किसने कर दिया भैया? पंजाब में कहा था चुनाव हुए थे, आज 2 साल होने जा रहे हैं, माफ कर देंगे। क्या मुश्किल से 3600 करोड़ रुपए का कुल माफ किया है। कर्नाटक में आपने किया, माफ कर देंगे। अभी अभी कमलनाथ की सरकार बनने के बाद का हम 3000 करोड़ से ज्यादा माफ नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं कि आप वायदे बहुत बड़े करते हैं, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तो टाई फिस क्यों हो जाती है आपकी? तो एक अंतिम बात कहा था, हम बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को 5000 रुपए महीना देंगे। ये विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था। मैं शुभ्रांश, अभी तो आपके ढंग से वो वादे भी पूरे नहीं हुए हैं जो आपने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे। राहुल गांधी भले ही इसका श्रेय लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन टेक्निकली ग्राउंड रियलिटी सबको मालूम है। शुभ्रांश, अरे एक मिनट कृष्णवीर जी, समय की कमी है। शुभ्रांश ने आई थी कंपनी मॉन्सेंटो और वो आपने किया नहीं, और आज 8,500 करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी के नाम पर रॉयल्टी फी सभी लोगों के पास जाना है। मॉन्सेंटो कंपनी ने यूपीए 1 के एग्रीमेंट की वजह से लूटा है हिंदुस्तान के किसानों को। किस तरीके की लूट होती है? भैया, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी साफ शब्दों में बताता हूं, थोड़ा सुनिए। पहली शब्द ये है कि आज आपने एक आश्वासन रूपी वादा किया है। पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 में सबसे ज्यादा किसान आपके टेन्योर में सुसाइड किए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के किसी बजट में, किसी सरकार में किसान का कोई जिक्र नहीं था। चूंकि 4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि हम कृषक बजट के लिए अलग से एक बनाएंगे, तो इनकी चर्चा आ गई। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे बार बार किसान और कृषक पे जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया मैं आपको थोड़ा साफ साफ शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो थोड़ा इस चैनल के बैठे हुए व्यूअर जो है ना, वो पढ़े लिखे हैं और उनको पता है कि फैक्ट स्टोरी क्या है। अगर कांग्रेस से गलतियां हुई उसके बिहाफ पे आप शासन सत्ता में आए थे, लेकिन पिछले 5 साल के बजट में आपने किसान नहीं जिक्र किया। चौधरी से बात पिछले 2 महीनों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे पे थी, वो है राष्ट्रीयता। ठीक है, ओके राजीव जी, जो मैं सवाल जो पूछ रहा था, क्या ये मैनिफेस्टो, क्या वो कांग्रेस की जो न्याय योजना है, क्या ये उसका जवाब है? और आप भी उनके नैरेटिव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके नैरेटिव में काउंटर नैरेटिव तैयार करने की बात कर रहे हैं? क्या ये न्याय योजना के ही सापेक्ष लाया गया एक मैनिफेस्टो है? राजीव जी, अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता था। एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं क्या बार शुभ्रांश ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आपने किसानों की बात तब करी जब राहुल गांधी ने न्याय योजना, और चाहे वो न्याय योजना की बात हो, चाहे वो किसानों के लिए अलग बजट, कृषि के लिए अलग बजट की बात हो, या फिर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करने की बात हो अगर कर्ज नहीं चुकाया तो। जब ये नैरेटिव राहुल गांधी ने तैयार किया, उसके बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर भी हुए कि हमें कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ इस तरीके का कोई कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा उनके साथ नहीं करते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि लगभग फिर हम कहते तो यही कि 60-70 सालों तक एक ही तो व्यक्ति था जो दौड़ रहा था, एक ही राजनीतिक पार्टी थी। उसका कंपैरिजन किसके साथ था? अपने साथ ही था। हर बार खुद ही मैनिफेस्टो निकालते थे, फिर अगली बार दोबारा उसी मैनिफेस्टो को ले आते थे, फिर तीसरी बार उसी मैनिफेस्टो को ले आते। परंपरा कोई आज नई नहीं है, ये परंपरा बहुत पुरानी है, चलते हुई आ रही है। मैनिफेस्टो में कोई बदलाव नहीं हुए। बदलाव अगर हुए हैं तो केवल इतने हुए कि हाँ, अब आर्मी वालों को, हमारी सेनाओं को भी बलात्कारी कहलवाया जाएगा, हमारी सेना को किडनैपर कहलवाया जाएगा। देश में देश के टुकड़े करने वाले जो हैं उनके पास ये संवैधानिक अधिकार होगा कि आप कितने भी टुकड़े करिए, आपके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक नई परंपरा राजनीति की यहाँ डेवलप हुई है कि ऐसा लगता है जैसे चुनाव भारत में नहीं, पाकिस्तान में जाके हो रहा है। ढूंढना पड़ता है कौन सी ऐसी विधानसभा है, कौन सी ऐसी लोकसभा है जहां पर कम से कम हिंदू हो, ताकि अगर जितने कम हिंदू होंगे उतना हमारा। नहीं, मुझे लगता है ये विषयांतर हो रहा है। ठीक है राजीव जी, प्रोफेसर दिनेश, शुभ्रांश प्रोफेसर दिनेश के पास जाना। प्रोफेसर दिनेश,
अब जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं कि यूपीए 1 के समय में भी आप लोग गवर्नमेंट में थे, उस समय आप लोग किसान हितैषी होने की बात करते हैं, आप लोगों के पास भी मौका था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट साबित करने को लागू करने का, आप लोगों ने उसे ठंडे बस्ते में डाला। आपकी की हुई गलतियों का खामियाजा आज किसान भुगत रहे हैं, और कोई पार्टी अगर उनके लिए कोई लोक लुभावन योजना ही सही अगर कोई स्टेप लेकर आती है तो फिर दिक्कत क्या है सर? अपना समर्थन विड्रॉ कर दिया। कृष्णवीर जी सही कह रहे हैं, अतुल कुमार अंजान का नाम लेके हमने यूपीए 1 में दबाव बनाया और मनरेगा लागू इसलिए करवाई थी कि गांव के जो गरीब हैं उनको सब्स्टिट्यूट इनकम हो, मनरेगा लगवाई इसलिए गई थी। ये झूठ बोलते हैं अपने परंपरा, ये कहते हैं उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ निवेश करेंगे, 1 लाख करोड़ निवेश करेंगे, सरकारी शिक्षा का क्या करेंगे? उसका तो बजट घटा रखा है, आधा कर दिया उच्च शिक्षा का बजट। ये कहते हैं 30% बाजार से उठाए कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये किसको निवेश वर्ड यूज किया हुआ? दीपक जी आप इनके मैनिफेस्टो पढ़िए, हर जगह कैच है, हर जगह कैच है। वैसे ही कैच है जैसे ये जुमलेबाजी 15 लाख की करते थे और स्वामीनाथन बात की। 2014 में इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लागू कीजिए ना, किसने रोका था आपको? आप कहते हैं ओआरओपी नहीं दिया इन्होंने, 1 रैंक 5 पेंशन है। अजय कुमार आप रिस्पॉन्ड करेंगे? अजय जी संक्षेप में रिस्पॉन्ड करेंगे? झूठ बोल रहे हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय की बात का रिस्पॉन्ड करेंगे अजय कुमार? अजय जी इतना तो बता दीजिए इनको एक बार नहीं, ये प्रथम सरकार जो बनी उसमें भी उस सरकार में ये शामिल थे। कृषि में इनके चतुरानंद मिश्रा कृषि मंत्री रहे, केरल की सरकार में रहे, बंगाल की सरकार में रहे, बिहार की सरकार में रहे। कौन सा प्रयोग किया इन्होंने खेती किसानी के लिए? आज इनको किसानों का दर्द केरल, बंगाल, त्रिपुरा में एमएसपी का जबरन जमीन का कब्जा, भूमि के जबरन जमीनों का बंटवारा करने के सिवाय सीबीआई का क्या रोल रहा है खेती किसानी में? मैं जो दूसरी बड़ी बात कहना चाहता हूँ संक्षेप में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कि हम क्यों कर ले यकीन इनके कसमों पे, अगर आज तक इन्होंने एक भी वादे निभाए तो बंगाल, त्रिपुरा और क्या है इनका? ये आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की। आज कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में 6% जीडीपी का ये खर्च करेंगे, ये तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है। ठीक है, कोठारी कमीशन क्यों नहीं लागू? अब्दुल हफीज भाई उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, और एक मिनट सुन लीजिए, अब अब्दुल हफीज की बारी है, उनको भी बोलने दीजिए, वक्त वैसे ही कम है। अब्दुल हफीज भाई, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोग भी जब 5 साल तक आप लोगों ने सत्ता चलाई, 4 साल तक आप लोगों ने भी गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए, और जब चुनावी साल आया तो 25 रुपए बढ़ाए। उसको चुनावी स्टंट आप लोगों को कहा गया। हमने देखा कि हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद गन्ना मिलों पर जो बकाया था उस पर क्या स्टैंड रहा। आप मुझे बताइए, फिर आप किस अधिकार के साथ कांग्रेस या बीजेपी को कह सकते हैं कि किसानों की दुर्दशा के लिए पार्टियां जिम्मेदार हैं? क्योंकि जब आप सत्ता में थे, आपके हाथ में सत्ता की चाबी थी, आपकी बारी थी, आपने जेस्चर नहीं दिखाया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हमारी सरकार गई थी 2017 में, तो 31 मार्च 2017 को 4175 करोड़ रुपए किसानों के सिर्फ बकाया थे, जो अब जाके 13,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने का काम किया मेरठ रैली में। उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए हमारे वक्त में थे। तो ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लाइज करते हैं। आप ये देखिए कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं हमने इंप्लीमेंट कर दी। कमीशन की रिपोर्ट थी C2 प्लस 50%, वो इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इंप्लीमेंट कर दी। तमिलनाडु का किसान 1.5 महीने तक जंतर मंतर पर पड़ा रहा, बंबई के अंदर किसान पड़ा रहा, जो उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली में गया और उस पर लाठीचार्ज तक किया गया, और पता नहीं उसको किन किन नामों से नवाजा गया। लेकिन जब आप 3 प्रदेशों का चुनाव हारते हैं, जब आप पर नोटा का सोटा पड़ता है, तब आप कहते हैं कि हम किसानों की सुध लेंगे। अरे आप तो उद्योगपतियों की सुध लेते। मेरा सवाल तो यही था ना सर, जब आप सत्ता में था, आपने क्या किया? जब आप सत्ता में थे, जब आपकी बारी थी, तब आपने क्या किया था? खैर अवधेश जी, आपको क्या इस मैनिफेस्टो में, आप इस मैनिफेस्टो के पक्ष में हैं, लेकिन इस मैनिफेस्टो में क्या आपको रोड मैप नजर आता है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर? आप देख रहे हैं कि पैनल में कितने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या आपको एक रोड मैप नजर आता है कि वाकई में हम किसानों की आय दोगुनी कर पाएंगे 2022 तक? मुझे इस बजट में एक लंबे समय बाद बिल्कुल एक रोड मैप भी है, एक विचार भी है, दोनों नजर आता है। संकल्प भी है और देश में किसानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का भाव भी है। मैं जिस ओर इशारा कर रहा हूं ना,
इसमें किसान भी जो है या इसमें खेतीहर मजदूर है कि वो बाकी सबके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, या घोषणा पत्र में भी ये बात है कि जैसे आजादी की लड़ाई में बलिदान लोग होते थे, जो भी आप काम कर रहे हो उसको राष्ट्रवाद की भावना से करिए, और हम उसी राष्ट्रवाद की भावना से आपके पास आते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि कृषि का एजेंडा सेट हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें शुरुआत ही है राष्ट्रवाद, अंत्योदय और सुरक्षा। तो ये एक इसमें रोड मैप के साथ एक विजन है और व्यापक विजन है। उसमें किसान इस देश की रीढ़ बनाने का संकल्प है किसान को, क्योंकि गांव की ताकत अगर नहीं बढ़ेगी तो यह देश महाशक्ति नहीं बन पाएगा। तो बनना भी चाहिए, बिल्कुल एजेंडे के केंद्र में किसान भी आना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अगर किसानों पे बहस हो रही है, किसानों की दशा पर बात हो रही है, तो इससे अच्छा संकेत कुछ और नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फिर सिर्फ क्या चुनाव के लिए हम किसानों को आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सवाल उठता है। लेकिन इसी नोट पर जो अवधेश जी कह रहे हैं, उसी नोट पर हम फिलहाल जनता की आवाज को सुन लेते हैं। जनता क्या कह रही है? कड़क सवाल हमने पूछा था कि क्या बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भारी पड़ेगा। हमारे जो दर्शक हैं उनकी राय है, उनकी राय क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का कड़क सवाल था, क्या बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भारी पड़ेगा। 79% लोग कहते हैं हाँ पड़ेगा, जबकि सिर्फ 21% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर संकल्प पत्र बीजेपी का भारी नहीं पड़ेगा। तो यह है जनता की राय। और अब देख लेते हैं डायलॉग ऑफ द डे और मैन ऑफ द मैच किसे क्या है। अब तो उतनी भी मयस्सर नहीं है किसानों की थाली में, जो कभी वो छोड़ दिया करते थे जूठन समझकर अपने खाने की थाली में। किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को उसमें दाग नजर आता है, तो ये तो देखने वाले के नजरिए पर है। अजय कुमार डायलॉग ऑफ द डे के लिए और अवधेश जी मैन ऑफ द मैच के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो कुल मिलाकर अब वाकई में देखना यह होगा कि किसानों का मुद्दा क्या 2019 के चुनाव में कोई प्रभाव छोड़ता हुआ नजर आएगा या नहीं। फिलहाल अलग अलग मैनिफेस्टो जो सामने आ रहे हैं उनके केंद्र में तो कम से कम किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता इस पर क्या स्टैंड लेती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी और सब स्थिति साफ होगी 23 मई को। फिलहाल देश की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।